तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों की क्लास 12th से आपके पास केमिस्ट्री का हेलो अल्केन्स एंड हेलोरिन्स का नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो जिस हिसाब से हमने आपको नंबरिंग करके दिया हुआ है, प्लीज़ उसी हिसाब से देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज। लास्ट वीडियो में हमने हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया था और साथ ही हम इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख लेंगे हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेंज के। ठीक है, बड़े छोटे से टॉपिक है, इसमें ज़्यादा प्रिपरेशन आपके पास है भी नहीं। तो पहला देखेंगे तो फ्रॉम अरेंज। तो आपको एक चीज़ पहले से पता होना चाहिए कि हेलो अरेंज किसको कहते हैं, जब बेंजीन रिंग में आपके पास कोई ना कोई हेलोजन आकर सब्सटीट्यूट हो जाता है तब हम उसको क्या कहते थे, आपके पास हेलो अरेंज बोलते हैं, या फिर इसको हम अराइल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। क्लासिफिकेशन में भी हमने आपको करवाया हुआ है। अच्छा, अगर आपके पास बेंजीन हो और अगर आप उसमें Br2 डाल दें तो आपके पास, और साथ में FeBr3 और साथ में कुछ कैटेलिस्ट रहता है इसमें, तो इस वाले प्रोसेस में आपके पास ये ब्रोमो बेंजीन जो है वो देखने को मिल जाता है। ब्रोमो बेंजीन कहते हैं या फिर पैरा पे ब्रोमो बेंजीन ऐसा भी कह देते हैं। आपको 3 पोजीशन के बारे में हमने बताया हुआ है। ये जो पोजीशन रहता है इसका पैरा रहता है, ये भी पैरा रहता है ना। ये वाला आपके पास ऑर्थो देखने को मिलता है, ठीक इसका अपोजिट वाला भी आपके पास ऑर्थो देखने को मिलेगा। ये मेटा सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी है ना। ये फिर से बना देता हूँ। ये पैरा है आपके पास, ये भी आपके पास पैरा देखने को मिलेगा। ये आपके पास ऑर्थो है तो ये भी आपके पास ऑर्थो देखने को मिलेगा, और ये आपके पास मेटा है तो ये भी आपके पास मेटा देखने को मिलेगा। तो ये जो चीज़ है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। पोजीशन के हिसाब से बेसिकली नेमिंग जो है वो की जाती है। तो इसका आप नाम कह सकते हैं ब्रोमोबेंजीन या फिर सिंपली पैरा पे ब्रोमोबेंजीन, ऐसा भी आप लिख सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट आपके पास व्हेन अरेंज आर सब्सटीट्यूटेड, जब पहले से ही अरेंज हों लेकिन उसमें कुछ ना कुछ पहले से सब्सटीट्यूटेड, जैसे इस बेंजीन में कुछ नहीं था लेकिन इसमें CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी सब्सटीट्यूटेड है। वैसे इस वाले का कंपाउंड का नाम हमने आपको बता भी रखा है पहले, इसका नाम क्या है आपके पास, टोलिन है ना। ये वीडियो लेक्चर नंबर 1 में बेसिक नोमेनक्लेचर में ही हमने आपको सिखा दिया था। उसके बाद अगर मैं मैं इसमें Br2 डालता हूँ और साथ में आयरन के साथ डार्क डालता हूँ तो इसमें 2 कंपाउंड जो आपके पास मिलकर आते हैं, एक पैरा पे ब्रोमोबेंजीन और एक ऑर्थो पे ब्रोमोबेंजीन। तो पैरा वाला देखिए, ये एक तो पैरा, ये अच्छा पैरा तो यहाँ पे बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ तो पहले से पैरा पे, तो पैरा इसके ठीक ऑपोजिट वाले पोजीशन भी होते हैं, तो यहाँ पे पैरा पे और ऑर्थो वाले आपके पास एक यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पैरा पे और ऑर्थो पे, ठीक है ना, इधर लगा लीजिए या फिर इधर लगा लीजिए किसी एक जगह, ठीक है। तो पैरा पे और ऑर्थो पे 2 जगह पे ब्रोमोबेंजीन नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या बनेगा, टोलिन, क्योंकि इसका पूरा क्या है आपके पास टोलिन है। यहाँ पे सब्सटीट्यूटेड नहीं था CH3, यहाँ पे है, तो इसका नाम टोलिन है, इसका नाम बेंजीन है। समझ में आ गई थी नहीं बात। अच्छा, ये जो दोनों कंपाउंड एक साथ निकल कर आते हैं इसको हम ना सेपरेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। रीज़न सिंपल है सेपरेट करने का इसका, कि एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो एक को जब हम बॉइलिंग पॉइंट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वेपराइज हो जाएगा, तो उसको हम सेपरेट कर देंगे, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ये सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। तो सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट होता क्या है, पहले हमें डाइजोनियम सॉल्ट जो है बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके पास हेलो अरेंज का सैंड मेयर्स रिएक्शन। यस, ये आपके पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो यार देखते हैं, सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट को हम बनाने की कोशिश करते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, एनिलीन लेना है। एनिलीन क्या कहते, किसको कहते हैं, जब आपके पास बेंजीन के ऊपर NH2 सब्सटीट्यूट हो जाता है इस टाइप से। ये रहा आपके पास बेंजीन, अगर मैं इसमें NH2 सब्सटीट्यूट करा देता हूँ और इस NH2 में आप देखेंगे 2 चीज़ें आपके पास यहाँ पे डली हुई, सोडियम नाइट्रेट और साथ में NaCl है ना, सोडियम नाइट्रेट या फिर साथ में HCl, ठीक है ना। इन दोनों से जब निकालते हैं तो होनो बनता है, HNO2 होनो, या फिर इसको बोल दिए एक्चुअल में HNO2 ही रहता है, तो इसको बस याद रखने के लिए आप होनो कह सकते हैं। जब हम इसमें होनो डाल देते हैं और टेम्परेचर रहता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तब जाकर आपके पास एक डाइजोनियम सॉल्ट आपको मिलकर तैयार हो जाता है। ये वाली चीज़ इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ पे Cl लगा हुआ है इसीलिए क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, या फिर इसको हम डाइजोनियम सॉल्ट के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन गैस बाहर चला गया। तो हमें एक्चुअल में जो रिएक्शन दिखाना है वो डाइजोनियम सॉल्ट से दिखाना है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये जो हमने प्रिपेयर करवाया, ये जो चीज़ है बेंजीन के ऊपर N2+ और Cl-, बस इसी का रिएक्शन हमें दिखाना है और हमें हेलो अरेंज मिल जाएंगे। अब बात आती कैसे मिलेंगे सर, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सैंड मेयर्स रिएक्शन। तो आओ यार सैंड मेयर रिएक्शन पढ़ते हैं। इसमें कहा जाता है व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट is treated with CuCl2 and Cu2Br2 then chlorobenzene and bromobenzene is prepared। आइए
यहाँ पे देखते हैं जैसे ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हो गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलेंगे, Cu2Cl2 डालेंगे तो आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, बाकी साइड प्रोडक्ट हटा दीजिए। दूसरा है जब इसमें ये मान लीजिए कि ब्रोमोबेंजीन डाल दिया, ये बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड डाल दिया, क्लोराइड नहीं है ब्रोमाइड, तो इसमें Cu2Br2 डालना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा Cu2Br2 ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन निकल आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात भाई छोटी सी चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास गटरमैन, सेम यही वाला रिएक्शन है, लेकिन अब की बार यहाँ पे COHX डालना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन लिखकर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे ये बेंजीन हो गया, यहाँ पे N2+ और Cl- लिया, तो आपकी बार यहाँ पे Cu2Cl2 डालने की जरूरत नहीं, जो कि हमने यहाँ पे सेंडमियर में डाला था। आपकी बार क्या डालने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ Cu डाल दीजिए और X की जगह जो यहाँ डाला X वही X यहाँ पे Cl, तो आपके पास वही वाला जो यहाँ पे आपने X डाला होगा ना Cl, क्लोरोबेंजीन निकल कर आ जाएगा। अगर यहाँ पे Br से रिप्लेस कर देते तो ब्रोमोबेंजीन निकल कर आ जाएगा। ये गटरमैन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट के, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो है आपके पास वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उधर से शुरू करते हैं जिधर से आपको पहले से मालूम है, जैसे कि ये वाला देखिए, ये वाला और ये वाला अभी पढ़ाया मैंने। ये आपके पास सेंडमेयर रिएक्शन है और ये आपके पास गटरमैन रिएक्शन है। Cu2Cl2 डालेंगे तो क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2 डालेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, उसके हिसाब से बना लेंगे। गटरमैन में जो कंपोनेंट जो भी रिएजेंट डलता है वो डाल के बना लेंगे तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन जाएंगे। यहाँ से CuCN डालेंगे तो यहाँ से आपके पास CN जाकर अटैच हो जाएगा, तो इसको हम अराइल साइनाइड के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसी चीज़ को नाइट्राइल बेंजीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अगर KI डाल देंगे तो I अटैच हो जाएगा, यहाँ से सब कुछ हट के तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा, मतलब हेलोअरीन्स बन रहे हैं हमारे पास और कुछ नहीं। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ अगर आप वाटर डालें और साथ में कुछ हीट कर दें इसको तो आपको फिनॉल मिल जाएगा, है ना। पहली वीडियो में बता रखा है, जब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल कहते हैं। और इसमें फ्लोरोबोरिक एसिड डालने के साथ में दूसरे नंबर पर बाद में हीट कर देंगे तो आपको फ्लोरोबेंजीन भी मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो क्या क्या बना दिया, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, सारे तरह के हेलोअरीन्स आपको यहाँ पे हमने बनाकर दे दिया। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा भी है, जैसे साइनो वाले हो गए आपके पास, ये वाले है ना, अराइल साइनाइड या फिर नाइट्राइल बेंजीन कह लीजिए। कुछ फिनॉल भी बना दिया हमने यहाँ पे। आपके इसका कहता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 को अगर या फिर इथेनॉल भी डाल देंगे आप तो आपके पास सिंपल बेंजीन बन जाएगा, ये हट जाएगा। आपने सिंपल बेंजीन भी बनाना सीख लिया। बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये जो करवा रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सेंडमेयर तो है ही इंपॉर्टेंट ये, लेकिन सेंडमेयर तो अब छोटी चीज़ हो जानी चाहिए पूरे रिएक्शन पढ़ने के बाद। नेक्स्ट अगर आपने पहले स्टेप में HBr4 डाल दिया, ये वाला है ना, जिसका नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड, तो आपके पास कुछ इस तरह के नज़ारे दिखाएंगे। और बाद में इसमें आपने सोडियम ये NaNO2 डाल दिया तो और साथ में कॉपर के साथ हीट कर दिया तो आपके पास नाइट्रोबेंजीन देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये 2 स्टेप है ना, तो डायरेक्टली आप इससे मत करिएगा, ये नाइट्रोबेंजीन बना लेगा। और अगर आपने ये जो फिनॉल आपने बनाया है इसी फिनॉल को डाल दिया इसमें तो आपको एक एजो डाई मिल जाएगा। एजो डाई का कहने का मतलब ये है, वो जो कलरिंग वाला डाई होता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये एक डाई है जिसको हम डाई यहाँ से हम प्रिपेयर जो है वो करवा सकते हैं। तो इधर से लेकर हमने आपको इधर तक सारे के सारे N2+ और Cl- बोले तो डाइजोनियम सॉल्ट से जितने भी तरह के रिएक्शंस पॉसिबल थे हमने वो आपको बता दिया। समझ में आ गई बात। और कमाल वाली बात देखना, बस इतना ही रिएक्शन आपको देखने को मिलता है किसमें, हेलोअरीन्स के। बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया और थोड़ी सी मैंने स्पीड भी रखी हुई थी, है ना। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। सिंपल सी बात देखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं होता, अगर आप खुद से भी रीडिंग ले तब भी समझ में आ जाएगा, बट फिर भी एक बार मैं ओवरऑल बताते चला जाता हूँ। प्योर अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस। जो भी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं जनरली कलरलेस होते हैं, लेकिन जो ब्रोमाइड्स या फिर आयोडाइड्स होते हैं वो कलर दिखाते हैं कब, जब वो लाइट में एक्सपोज्ड होते हैं। कौन, ब्रोमाइड्स या फिर आयोडाइड्स। नेक्स्ट वोलाटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं हैलोजन के, अगर वो वोलाटाइल है तो वो आपको बस स्वीट स्मेल देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास अल्काइल हैलाइड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। ये एक सिंपल सा लॉजिक है कि मेरे पास CH4 है और मैंने बात बोला कि यहाँ पे CH3 के साथ X लगा दिया, मान लीजिए क्लोरीन लगा दिया, मेरी बात समझिएगा, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी बट इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो ज़्यादा होगी।
ठीक है ना, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी लेकिन इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। रीज़न सिंपल है यार, यहाँ पे सिंपल सा आपके पास लंदन फोर्स देखने को मिलता है ना, वही वाला लंदन, तो लंदन फोर्स देखने को मिलता है, सिंपल कोवेलेंट, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं रहता, तो बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव, टाइटली बॉन्डेड होते हैं प्लस माइनस के बीच में, जिसकी वजह से इसके बीच का बॉन्ड जो है बढ़ जाता है। दूसरा रीज़न है इसका मॉलिक्यूलर मास सिर्फ और सिर्फ 16 देखने को मिलेगा, जबकि इसका मॉलिक्यूलर मास 12 3 15 लगभग 50.5 देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से भी बॉइलिंग पॉइंट जो क्या होता है बढ़ जाता है। ये दो रीज़न की वजह से क्या होते हैं बढ़ जाते हैं इस वाले को, अल्काइल हैलाइड का नॉर्मल बताया। अच्छा रीज़न ये है आपके पास, एक तो आपके पास सरफेस एरिया वाला रीज़न है, ध्यान से समझिएगा। ये लंदन फोर्स देख लिए, वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रखा है जो अभी यहाँ पे बताया। यहाँ पे देखिए इसमें लंदन फोर्स देखने को मिलते हैं, जैसे सिंपल ब्यूटेन लिया मैंने, लेकिन अगर इसके साथ कुछ ऐसा करता कि उसमें क्लोरीन या फिर फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लगा देता, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव आता, तो उसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और वो होता है स्ट्रॉन्ग। तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगर इसी में आप देखें तो सरफेस एरिया अगर बढ़ जाती है तो भी आपके पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। देखिए ये ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर रहा है लेकिन कम सरफेस एरिया में ये आ गया, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट 364 केल्विन हो रहा है लेकिन इसका 375 केल्विन हो रहा है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा कम है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसकी और भी ज़्यादा सरफेस एरिया कम होने की वजह से है ना, ये थोड़ा सा कंजेस्टेड, थोड़ा सा पास में है, जिसकी वजह से 346 और भी थोड़ा सा कम हो गया। तो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखिएगा। अच्छा मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो ऑफकोर्स बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कोई अगर कम क्वांटिटी में, कोई ज़्यादा क्वांटिटी में, मास की बात कर रहा हूँ, तो 100% बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हेलो अल्केन्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट मच। तो जो हेलो अल्केन्स होते हैं जनरली वो आपके पास ज़्यादा सॉल्युबल वाटर में नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। तो ओवरऑल हमारे पास फ़िलहाल के लिए इतना ही है। आगे हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे और वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो अभी इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में समझाई गई सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये जो रिएक्शन दिख रहे हैं वो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगर समझ में आ गया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।